point let us consider here. Industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. That means industrial development, उद्योगों का विकास. Industrial means औद्योगिक और development means विकास. Whenever the development of industries is held or take place in any country, then that is the precondition, that before the condition of eradication means उन्मूलन, समाप्त करना, दूर करना, हटाना. Understood? Eradication of unemployment, बेरोजगारी. बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए, गरीबी के उन्मूलन के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, बेरोजगारी को हटाने की ये प्रारंभिक शर्तें हैं. परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं यदि इंडस्ट्रीज खुल जाएंगे वहां पर, तो उस इलाके में कि गरीबी, बेरोजगारी स्वतः ही अपने आप ही दूर हो जाएगी. Unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries. और जो public sector industries, public sector मतलब those industries, those sectors which are owned by the government, सरकारी उद्यम, उनके ऊपर जो सरकार जो भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री को स्टार्ट करती थी, उसके पीछे उनका मुख्य मकसद यही होता था. व्हाट वाज द फिलॉसफी बिहाइंड दैट? कि उस एरिया को भी हम डेवलप कर दें, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो भी डेवलप हो जाए, और वो जगह यदि रिमोट एरिया में है, पिछड़ा हुआ है, तो वहां पे ऐसे कंडीशंस उत्पन्न हो जाए ताकि वो एरिया भी डेवलप हो जाए. अलग अलग जगह से जब वहां लोग नौकरी करने के लिए आएंगे, काम करने के लिए आएंगे, सेटल्ड होंगे, तो वहां पे हर तरह के सिविलाइजेशन को डेवलप होने का अवसर मिलेगा और वो एरिया बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा. तो जहां भी जो पब्लिक इंडस्ट्रीज होती थी, उसको सेटअप करने के पीछे सरकार का यही मकसद होता था कि हम उस रिमोट एरिया को भी डेवलप कर दें. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector. Joint sector मतलब जिसके साथ सरकार मिल करके काम कर रही है, यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चल रहा है सेक्टर, दैट मीन्स ज्वाइंट सेक्टर. तो अब सरकार वही स्टेप लेने के लिए तैयार होगी ना जहां उसका अपना अधिकार है, यानी कि यदि उसके द्वारा वो इंडस्ट्री चलाई जा रही है या तो उसका भी कहीं भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, तभी तो वहां किसी भी तरह का स्टेप लेने के लिए वो फ्री रहेगी. तो वैसे कंडीशंस को वो तैयार करती थी कि ऐसे इंडस्ट्रीज को वहां पर सेटअप किए जाएं जो एरियाज अभी डेवलप नहीं हुए हैं, ताकि ऐसे इंडस्ट्रीज के लगने से वो एरिया भी बहुत तेजी से डेवलप हो जाए और वहां पे जो लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें भी रोजगार मिल जाए. अब लोग जब उस जगह पे रहने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या है, वहां दुकानें खुलने लगेंगी, हॉस्पिटल खुलने लगेगा, स्कूल खुलने लगेगा, मनोरंजन के लिए पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क है, तुम्हारा स्टेडियम है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर्स है, स्टोरिंग कैपेसिटीज के लिए बहुत सारी चीजों को स्थापित कर दिया जाता है. तो जितनी सारी चीजें बनेंगी उतने सारे लोगों को रोजगार मिलता जाएगा और वो एरिया डेवलप हो जाएगा. तो इस तरह से वो एरिया स्वतः अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा यदि वहां पे इंडस्ट्रीज खोल दी जाएंगी तो. यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ये दोनों साथ साथ चलते हैं. तो सरकार को अपने उद्यम, अपने उपक्रम लगाने के पहले ये वो विचार करती थी, ये उसके जहन में होता था कि ऐसे इलाकों में इन सारे सेंटर्स को सेटअप किया जाए, ये सारे औद्योगिक केंद्र बनाए जाएं जो बहुत ही पिछड़े और बैकवर्ड हैं, जहां के लोगों को तेजी से विकास करने की जरूरत है. It was also aimed to bringing down regional disparities. क्षेत्रवाद को भी दूर करने का मकसद था इसके पीछे, by establishing industries in tribal and backward areas. ट्राइबल मतलब आदिवासी इलाके में, फॉरेस्ट सोसाइटीज के पास, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, वो केवल फॉरेस्ट में ही सिमटे रहते हैं, तो उनको भी डेवलप करने के पीछे सरकार का मुख्य मकसद यही रहता था कि यदि यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग जाती हैं तो इन लोगों को भी अपने आप रोजगार मिल जाएगा और ये तेजी से डेवलप हो जाएंगे. तो ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया, जो एरिया विकसित नहीं हुए हैं, अभी पिछड़े हुए हैं, उस एरिया को मैंने डेवलप करने के लिए, उनको भी आगे लाने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए वहां पे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता था. Third point is here, export of manufactured goods expands trade and commerce. यदि किसी भी गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, दूसरे देश में बेच देते हैं,
तो क्या होता है, इससे हमारा व्यापार और वाणिज्य बढ़ता है, ट्रेड और कॉमर्स भी इंक्रीज होता है, एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और उसके बदले हमारे पास बहुत सारी विदेशी मुद्रा आ जाती है। तो जितना फॉरेन एक्सचेंज किसी कंट्री के पास होता है, वो कंट्री उतना ही डेवलप्ड और रिच माना जाता है। तो जब हम अपने गुड्स को बना करके दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके बदले हमें दूसरे कंट्रीज के करेंसीज मिलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और इससे हमारा कंट्री जल्दी डेवलप होगा। Fourth condition, countries that transform their raw materials into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous. Students, you have to recall here what? Those countries which sell or export only raw materials, they can export these raw materials in less price. But if they will manufacture those goods into finished goods, they will get or fetch more prices. मान लो एग्जाम्पल के लिए, यदि हम कपास खरीदते, रुई खरीदते हैं, तो रुई का जो कीमत है वो हमारे शर्ट का कीमत नहीं होता। यदि वही सूती का कपड़ा यदि हम खरीदते हैं, ट्राउजर खरीदते हैं, अभी एग्जाम्पल इसमें देखोगे तो 1 किलो यदि हम कपास खरीदते हैं, कॉटन खरीदते हैं, तो वो 80 रुपया का होता है। लेकिन यदि वही ट्राउजर खरीदते हैं, यानी कि लोअर खरीद लेते हैं कॉटन का उतने ही वेट का, तो वो 800 रुपीज का होता है। सोच लो कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वही चीजें याद दी गई कि रॉ मटेरियल्स को बेचने के बजाय हमें उन सारे गुड्स को बना करके, मैन्युफैक्चर करके उसको फिनिश्ड गुड्स के रूप में सेल करना चाहिए, जिससे कि हमारी आमदनी अच्छी हो जाए। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. भारत की भी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि इसी में निहित है कि हम लोग भी यहाँ पर तरह तरह की चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डाइवर्स करें, डाइवर्सिफाई करें, विस्तृत कर दें, कई तरह के हमारे पास उद्योग धंधे लग जाएं, कई तरह की चीजों का उत्पादन होने लगे भारत में, और जितना जल्दी हो सके, जितना संभव हो उतना जल्दी से जल्दी हमें इन सारी चीजों को प्रोड्यूस करना शुरू कर देना चाहिए। तभी जाकर के हमारे इनकम इंक्रीज होंगी, हमारी आमदनी जो है वो बढ़ेगी। वही रॉ मटेरियल्स हम लोग कच्चा लोहा भेज देते हैं, विदेशों में बेच देते हैं, या कच्चा कपास बेच देते हैं, तो हमें उतना आमदनी नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। जबकि यदि उसे हम बना करके भेजते, देखो जापान को हमारे पास से रॉ मटेरियल लेता है लोहा, और वही हमें यदि फिनिश गुड्स के रूप में कार देता है या इंजन देता है, ऑटोमोबाइल का इंजन देता है, तो वो कितना ज्यादा कॉस्टली होता है। तो हम लोग भी उस टेक्निक को सीखे, हम भी मैन्युफैक्चर करें। यदि हम अपने यहाँ से मैन्युफैक्चर गुड्स को सेल करना शुरू करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारी भी इनकम बढ़ जाएगी। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, भारत सरकार की यही कोशिश होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स को मैन्युफैक्चर करें अपने यहाँ, और उन्हें एक्सपोर्ट करें। कब? जब वो मैन्युफैक्चर हो जाए तब, न कि रॉ मटेरियल के रूप में। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही लाइन दे देता है, एक्सप्लेन, यानी कि कृषि और उद्योग ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, यानी एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि एग्रीकल्चर अच्छा करना है तो इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए, क्योंकि उसको वहीं से ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, जो भी गुड्स इंप्लीमेंट्स है वो सारी चीजें चाहिए। साथ ही साथ उसको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और फिर हाइब्रिड सीड्स, ये सब भी इसको चाहिए ही होता है इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर को अच्छे से अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। और साथ ही साथ यही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चरल गुड्स से चलते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि आर नॉट एक्सक्लूसिव, अलग हटके वो नहीं रह सकते, ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, वो साथ साथ चलते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. जो हमारा एग्रो इंडस्ट्री है, जिसको हम लोग कह रहे हैं एग्रो बेस्ड, जो कृषि पर आधारित उद्योग है, जैसे चीनी मिल, टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, या शुगर इंडस्ट्री जो है, ये सारी चीजें क्या है, एग्रो बेस्ड है। टी, कॉफी, ये सब चीजें क्या है, ये हमें एग्रीकल्चर के गुड से प्राप्त होते हैं, और उसके बाद इससे हम इंडस्ट्रीज को चलाते हैं।
तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो वो जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से इंडस्ट्रीज में उसका भी वर्क होगा और वो उतने ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिससे इनकम इंक्रीज हो जाएगा। They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes. कहा जा रहा है वो इन्हें रॉ मटेरियल देते हैं, यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के जो भी रॉ मटेरियल्स है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है, लेकिन उसके बदले ये लोग भी, इंडस्ट्रीज भी क्या देते हैं, तरह तरह की चीजें उन्हें देते हैं, जैसे कि इरिगेशन पंप्स, सिंचाई के लिए पंप, फर्टिलाइजर्स, खाद, खाद भी कारखानों में ही तैयार होगा तभी तो मिलेगा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक दवाएं हैं, जो तरह तरह के फसलों में कीड़े लग जाते हैं उनको मारने के लिए भी जो दवाइयां आती हैं, तो वो सब इंडस्ट्रीज में ही तैयार होती हैं, फैक्ट्रीज में ही बनती हैं। तो ये सब चीजों को, या प्लास्टिक और पीवीसी पाइप से, इन सब के लिए इंडस्ट्रीज की आवश्यकता होती है। तो जैसे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करना पड़ता है, वैसे एग्रीकल्चर को भी अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो उससे डिपेंड होता है और वो उस पर डिपेंड रहता है। PVC pipes, machines and tools etc. to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industries had not only assist agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient. उनका उत्पादन ही, किसानों का उत्पादन ही इंडस्ट्रीज ने नहीं बढ़ाया है, साथ ही साथ उनका प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया। यानी कि जितने भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं, वो जब वो सारे गुड्स इनको किसानों को सप्लाई करेंगे तो वो उनके सहूलियत से अपने काम को आसानी से भी कर लेंगे और तेजी से भी कर लेंगे। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज जैसे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, वैसे एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है। In the present day world of globalization, our industries need to be more efficient and competitive. आज के जो भूमंडलीकरण की दुनिया आ गई है, ग्लोबलाइजेशन मतलब सारे दुनिया के देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम कोई भी वस्तु, किसी भी देश में बनी हुई वस्तु वो क्यों ना हो, वो उसको हम विश्व के विभिन्न भागों में खरीद सकते हैं, और जो भी चीज अच्छा होगा उसकी बिक्री बहुत आसान हो जाएगी, सरल तरीके से हम बेच सकते हैं। जो भी पहले के प्रतिबंध थे उन सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। सरकार बहुत लिबरल हो गई है, इसकी पॉलिसीज काफी लिबरल हो गई हैं, जिसके वजह से हम अपने वस्तुओं को भी विदेशों में बेच सकते हैं आसानी से, और विदेश की वस्तुएं भी हमारे देश में आ सकती हैं, हमारे मार्केट में आ जाती हैं। तो इतना ज्यादा कॉम्पिटेटिवनेस हो गया है, तो अब हम लोगों को भी अपने काम को, अपने गुड्स को इस तरीके से प्रोड्यूस करना होगा ताकि हम विश्व बाजार में दूसरे देशों के साथ अपने आप को कॉम्पिटिट कर सकें, उनके साथ हम कॉम्पिटिट कर सकें। हमारे गुड्स इतने अच्छे वैरायटी के होने चाहिए और दाम भी ऐसा होना चाहिए ताकि कोई भी हमारे वस्तुओं को खरीदने के लिए कभी भी ना हिचके, तुरंत हमारी चीजें डिमांड में आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हमें इफिशिएंटली और बहुत ही अच्छे तरह के गुड्स को तैयार करने पड़ेंगे। सेल्फ सफिशियंसी इज अलोन इनफ। सेल्फ सफिशियंसी मतलब आत्मनिर्भरता, अलोन इज नॉट इनफ। केवल आत्मनिर्भर हम बन गए यही पर्याप्त नहीं है। आत्मनिर्भर मतलब हम अपने लिए सामान तैयार कर लिए, खाली इतना से काम नहीं चलेगा। अपने सामान तैयार करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बस खत्म। और भी तो चीजों की जरूरत है, तो उनके लिए इनकम भी चाहिए। तो इनकम कब होगा? जब हम दूसरे को बेचेंगे। और दूसरे को कब बेचेंगे? जब हमारी चीजें अच्छी होंगी, लोग पसंद करेंगे, उसे खरीदेंगे। Our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market. हमारी जो वस्तुएं हैं, हमारे जो गुड्स हैं जिसे हम रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी कंपैरिजन में, पार मतलब उसके तुलना में, इन द कंपैरिजन, इन द कंपेयर ऑफ द गुड्स विच आर मेड इन द डिफरेंट कंट्रीज मे बी ऑफ गुड क्वालिटीज। अच्छी क्वालिटी की होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, तभी विश्व के देश जो है इसे खरीदेंगे। ओनली देन will be able to compete in the international market, और तभी हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के काबिल बन सकेंगे। यदि हमारी चीजें अच्छी नहीं रहेंगी तो कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। हम केवल जाएंगे और बैठे रह जाएंगे, हमारी वस्तुओं को कोई पूछेगा ही नहीं।
तो जब हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी वस्तुओं को पहुंचाना है तो हमें उस तरीके का सामान भी बनाना है ताकि विश्व बाजार जो है हमारी चीजों से आकर्षित हो, उन्हें भी लगे कि भाई इंडिया का बना हुआ सामान बहुत अच्छा है, टिकाऊ भी है, अच्छा भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो इसे खरीद लेना चाहिए, दाम भी ठीक है, जो हमारे लिए अफोर्डेबल है, बाकी गुड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं है, तभी लोग खरीदेंगे। और ऐसा तभी होगा जब हम बहुत ही सक्रियता से एक्टिव होकर के, अलर्ट होकर के और कॉम्पिटिटिव बेस्ड गुड्स को प्रोड्यूस करें। कंट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ बेटा बोलो। मैम यहाँ पे बोलिए पेज नंबर 65 पर 65 पे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एज आर नॉट एग्जीक्यूटिव ऑफ ईच अदर, मतलब ये लिखा रहेगा तो ये सब लिखेंगे। आप बोलिए कि ऐसा यहाँ पे रहेगा ना कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक्सप्लेन, चाहे हाउ, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, चाहे डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव आर्ग्यूमेंट्स, चाहे ये लाइन दे करके दिया जाएगा गिव आर्ग्यूमेंट फॉर दिस स्टेटमेंट। तो आपको वही लिखना है नीचे, नीचे जो लिखा हुआ है ना कि गुड्स जो हैं एग्रीकल्चर के वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है और वही इंडस्ट्रीज जो हैं इनको वो सारी चीजों को देती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है एग्रीकल्चर में, जैसे पीवीसी पाइप, इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ताकि वो भी अपने गुड्स को इफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, यही आंसर होगा, नीचे दिया हुआ है। ओके मैम। ओके, अब देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हमारे उद्योगों का, इंडस्ट्रीज का क्या योगदान है। कंट्रीब्यूशन, योगदान ऑफ इंडस्ट्री, किसका, उद्योगों का, इंडस्ट्री का, टू नेशनल इकोनॉमी, हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, यानी कि कितना % जीडीपी का ये देती है इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर क्या देती है। और हम लोगों ने ये सारी चीजों को पढ़ा है इकोनॉमिक्स के सेकंड लेसन में, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो ये सेकंड सेक्टर में, सेकंड सेक्टर मींस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वही हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमी में। ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 वर्षों से, 1 decade means 10 years and 2 decades means 20 years, the share of manufacturing sectors has stagnant at 17% of GDP. पिछले 20 वर्षों से हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 17% के ही जीडीपी पर रुक गया है, स्थिर हो गया है। Out of a total of 27% of the industry, which includes 10% for the mining, quarrying, electricity and gas. 27% है कुल मिलाकर, लेकिन जो कुल मिलाकर 27% है, 27% है, इसमें से 10% जो है वो माइनिंग का है, क्वेरिंग का है, इलेक्ट्रिसिटी का है और गैस का है, और बाकी 17% जो है वही खाली इंडस्ट्रीज के हैं, बस इतना ही योगदान है इसका। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। यदि हम इसको पूर्वी एशिया के कई देशों से कंपेयर करते हैं तो ये काफी कम है, यानी कि हमारे जैसे विशालकाय देश के लिए जहां इतनी बड़ी आबादी है, कंट्रीब्यूशन और भी अच्छा होना चाहिए। आवाज रिपीट हो रही है, आवाज रिपीट आ रही है, इको कर रही है, इसलिए रुक गया, ठीक हो गया। Where it is 25 to 35%, दूसरे देशों में कितना है, 25 से 35, हमारे यहाँ केवल 17% है। The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. मैम नहीं हुआ है ऋतिक, संतोष, सौरभ, the trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. जो हम लोगों का ग्रोथ रेट का प्रचलन है, जो मैन्युफैक्चरिंग का है पिछले दशकों में, ये लगभग 7% पर एनम का है।
The desired growth rate over the next decade is 12%. ये डिकेड क्रॉस हो गया, जो जिस हम लोग डिकेड में रह रहे हैं उसी की बात है। जो पहले हमारी ट्रेंड 7% चल रही थी उसको हमें 12% तक लाना था, अभी तो सारी चीजें डाउन हो गई हैं ड्यू टू दिस कोरोना एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड बाय आवर कंट्री। तो वही कहा जा रहा है कि हमारा जो पहले ट्रेंड चल रहा था वो 7% का था जीडीपी में, जो इंडस्ट्रीज एक साल में प्रोड्यूस कर रही थी, जिसको हमें 12% तक पहुंचाना था। Since 2003, manufacturing is once again growing at a rate of 9 to 10% per annum. 2003 तक इसका जो ऋतिक रिमूव कर दे क्या बेटा तुमको? With appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. बहुत अच्छे से इसमें तरक्की हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी, तो हमारे जो अर्थशास्त्री थे वो कह रहे थे कि अगले दशक में ये पूरा अचीव कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, इसको भी बेटा अंडरलाइन कर लेना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMCC? व्हाट डू यू मीन बाय NMCC? दैट मीन्स द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, हम लोगों की प्रतियोगिता चल रही है, कंपटीशन चल रही है बाकी कंट्रीज से, उसके लिए ही ये काउंसिल बनी है। ये परिषद जो है ये कॉम्पिटिटिवनेस को देखती है कि हम लोग किस वैरायटी का गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस हद तक हम लोग बनाने में उसको कामयाब हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ये देखती है। यही इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव या इसका यही है, इसीलिए ये सेटअप किया गया है। has been set up with this objective, अपने इस उद्देश्य के लिए ही इसको सेटअप किया गया है, ताकि ये देखे कि हमारा देश जो भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है वो बाकी देशों के कॉम्पिटिटिव में कैसा है, कॉम्पिटिटिवनेस इसकी क्या है, किस तरीके का हमारा क्वालिटी है, इसका प्राइस क्या है, हम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं। इन सारी चीज़ों को निगरानी रखते हुए हमें भी अपने प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने हैं और हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी जो है उसे और भी बढ़ाना है। इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें जानना भी चाहिए व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इंडस्ट्रीज यदि लोकेट करने हैं, कहीं भी इंडस्ट्रीज खोलने हैं, तो कहाँ खोले जाने चाहिए, उसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, यानी कि कोई भी उद्योग धंधे, कल कारखाने कहाँ पर स्थापित किए जाएं। तो ये सब तो टॉपिक तुम्हारे लिए फैमिलियर है, बिकॉज यू ऑल हैव स्टडीड दिस इन क्लास 8 ऑल्सो। क्लास 8 में ये लेसन था और तुम लोगों ने पढ़ा था इसे। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये बहुत ही जटिल हैं अपनी प्रकृति में, यानी बहुत सारी चीजों को लेकर के हम किसी भी इंडस्ट्रीज को खोलने की तैयारी करते हैं। क्या क्या है इसमें? तो पहला है, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। पहला चीज कच्चा माल कहाँ पर उपलब्ध है। दूसरी चीज मटेरियल, रॉ मटेरियल, लेबर, मजदूर वहां पर है या नहीं, कैपिटल, पूंजी कहाँ से आ रही है, पावर एंड मार्केट। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यदि सप्लाई अच्छे से है, या ऊर्जा के जो भी वहां पर साधन है जिसके माध्यम से उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चीजें वहां अवेलेबल है कि नहीं, और बाजार कितना दूर है, मार्केट, etc. It is rarely possible to find all these factors available at one place. बड़ा मुश्किल से, रेयरली, कहीं कहीं, कभी कभार ही ऐसा मिलता है कि ये सारी चीजें एक ही जगह पर उपस्थित रहें। Consequently, manufacturing activities tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial locations are either available or can be arranged at lower cost. तो ये क्या होता है, ये अक्सर इंडस्ट्रीज को वहीं पर तैयार किए जाते हैं जहां पर ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो, या तो उसे आसानी से व्यवस्थित कराया जा सके, अरेंज कराया जा सके। उसको जब हम अच्छे से अरेंज करवा देंगे कम दाम में, वहां पर भी ये बनाया जा सकता है, या जहां पर ये सारी चीजें रहें, पहले से ही मौजूद रहे, वहां पर भी ये इंडस्ट्रीज बनाए जाते हैं। After an industrial activity starts, urbanization follows. We have discussed earlier. अभी हम लोगों ने सेकंड पॉइंट में इसको डिस्कस किया था कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं वहां अपने आप शहरीकरण शुरू हो जाता है, शहर बसने लगते हैं।
Sometimes industries are located in or near the cities. Thus, industrialization and urbanization go hand in hand. इस तरीके से शहरीकरण और औद्योगिकरण ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां शहर होंगे वहां उद्योग धंधे आसानी से पनपने लगते हैं, जहां उद्योग धंधे लगते हैं वहां शहर आसानी से पनपने लगते हैं। Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice, etc. to the industry. Many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban centers known as agglomeration economies. अब ये important है, what do you mean by agglomeration economies? तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? वेयर ऑल द फैसिलिटीज ऑफ द सिटीज आर अवेलेबल एज वेल एज द साइट फॉर इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल आर नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। वो अर्थव्यवस्था जहां इंडस्ट्रीज के लिए तो सुविधाएं हो ही, साथ ही साथ शहरों की भी सारी सुविधाएं जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, लेबर कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस, ये सारी चीजें भी जहां अवेलेबल होंगी वहां पर उस इकोनॉमी को, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी टिक कर लेना। इन द यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, हमारी आजादी से पहले, प्री मीन्स पूर्व, पहले, most manufacturing units were located in places from the points of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. कहा जा रहा है आजादी के पहले हमारा कंट्री रूल किया जाता था किसके द्वारा? इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश, और ब्रिटिश जो थे वो हमारे रॉ मटेरियल्स को या अपने फिनिश्ड गुड्स को एज ए मार्केट हमारे यहाँ सप्लाई करते थे। तो कहाँ से लाते थे? तो वो सी के रास्ते लाते थे, समुद्री मार्ग से लाते थे। इसीलिए ओवरसीज भेजने के लिए, इन गुड्स को समुद्र के पार भेजने के लिए हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह थे आजादी के पहले, वो कहाँ पर सेटअप थे? वो सब समुद्र तटीय इलाकों में थे। जैसे मुंबई, वो भी समुद्र में है, अरेबियन सी में, वहां से चला जाता था उन लोगों के यहाँ। या कोलकाता, वहां से भी बे ऑफ बंगाल के रास्ते चला जाता था। हुगली नदी जो थी वहां पे अभी भी हावड़ा ब्रिज है, केवल 2 पिलर है किनारे किनारे, ताकि बीच से जहाज आसानी से एंटर कर जाए और उसको बहुत बड़े बड़े स्टीमर से, जहाजों से उसको गंगा नदी के रास्ते एकदम हम लोगों की यूपी तक आ जाती थी वो, और यहाँ से आराम से सामान को भेज दिया जाता था। यहाँ अफीम का जो ट्रेडिंग होता था गाजीपुर से, इसी गंगा के रास्ते होता था जो हम लोगों के बगल में है, और यहाँ से वो चला जाता था सीधे बे ऑफ बंगाल, और वहां से उसको चाइना वो सब एक्सपोर्ट करते थे। यानी ये सब चीजें, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, चाहे वो चेन्नई में हो, ये सब उन लोगों ने अपने सहूलियत से सी पोर्ट्स के पास डेवलप किया, क्योंकि उसके लिए वही मार्केट था, उनके लिए वहीं पर गुड्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा जरूरी थी। लेकिन अब चूंकि हमें उन सारी चीजों को देखना नहीं, हमें ये देखना है कि हम कहाँ से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। तो अब हम लोगों का इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, वो यहाँ अब देखना है हमें। Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban area centers surrounded by huge agricultural rural hinterland. इसलिए उस समय गिने चुने कहीं कहीं इंडस्ट्रियल एरियाज थे जो कि रिच हिंटरलैंड थे, यानी कि जो बीच वाले इलाके में, यानी कि जो ग्रामीण इलाका था, रूरल, जहां पे एग्रीकल्चर, उस समय क्या था, रॉ मटेरियल के रूप में एग्रीकल्चरल गुड्स ही भेजे जाते थे, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो तुम्हारे टोबैको हो, या वो नील हो, नील जिसको कि इंडिगो कहा जाता है, यही सब वो सब अपने यहाँ सेल करते थे। तो ये सारे एग्रीकल्चरल गुड्स को यहाँ प्रोड्यूस करवाते थे। और जो रिवर होती थी, रिवर के रास्ते, उस समय इतना ज्यादा रोडवेज और रेलवेज तो बना नहीं था, रेलवेज को भी उन लोगों ने ही लगाया 1853 में, ताकि ये गुड्स आसानी से उनके लिए पहुंचाए जा सके। तो ये सारी चीजें जहां उन्हें लगती थी कि हाँ हम आसानी से पहुंचा सकते हैं और अपने देश में हम उनको ले जा सकते हैं, वहीं पे ये सब लगाते थे इंडस्ट्रीज। तो गिने चुने थे। लेकिन अब हमें ये लगता है कि भाई हर एरिया डेवलप हो, चाहे वो ट्राइबल एरिया हो,
चाहे वो बैकवर्ड रिमोट एरिया हो, चाहे वो रूरल एरिया हो। तो अभी हम देखते हैं कि हाँ अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वहाँ लेबर्स हैं कि नहीं, चीप लेबर मिल जाएंगे कि नहीं, वहां से मार्केट कितना दूर है, इन सारी चीजों को हम कंपेयर करके इंडस्ट्रीज को लोकेट करते हैं। इंडस्ट्री देखो यहाँ पे दिया गया है फ्लो चार्ट में कि इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज क्या होता है, माने इंडस्ट्री जहां भी होगी उसके पास बाजार होना चाहिए। बाजार से कैसे जुड़ जाती है, तो देखो इनपुट्स के रूप में क्या लगता है, रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट पार्ट्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें लग जाएंगी इनपुट के तौर पर। फिर वो सारी चीजों को हम ट्रांसपोर्ट के जरिए फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे, फिर फैक्ट्री से सामान बन करके निकल जाएंगे आउटपुट्स के रूप में, प्रोडक्ट्स जो हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर इनको हम ट्रांसपोर्ट के जरिए मार्केट तक पहुंचाएंगे। और इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है। ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर मनी। फिगर 6.1 है और नेक्स्ट है द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। यही मेन पॉइंट है बेटा, कहीं भी फैक्ट्री हमें स्थापित करना है, उसका मुख्य बिंदु क्या होता है, कम से कम लागत लगे, कम से कम पैसे में हम यदि इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर देते हैं और उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो हमारा गुडविल है कि हम बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा इनकम ले रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सरकार की नीतियां कैसी हैं, नीतियों के साथ साथ जो लेबर है, जो अलग अलग दक्ष कारीगर है, स्किल्ड लेबर, वो कैसे हैं, कहाँ पे अवेलेबल है, ये भी मायने रखता है किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए। तो आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री यहाँ पे तुम्हारे पास दिया गया है। सबसे पहला चीज है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, जहां से हम कच्चे माल उपलब्ध करा सकें। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कितना उसका लागत लग रहा है प्रोडक्शन का, और डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट ए साइट, और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन यानी मार्केट। ये सारी चीजें जहां अवेलेबल हो जाती है ये सब तुम्हारे पास है, और ये चीजें जहां होंगी वहां पे हम मार्केट बना देते हैं। स्टूडेंट्स, टुमारो वी शैल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब तुम्हारे पास जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लो। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज बताइए। हाँ बेटा बोलो, क्या कंट्रीब्यूशन। मैम हाँ बोलो। मैम, एंटरप्रेन्योरशिप क्या?